रेबीज आमतौर पे जानवरों से काटने के बाद होने वाली ये बीमारी है और इसका कोई भी इलाज नहीं है। तो इसकी जो CFR है, CFR बोले तो केस फर्टिलिटी रेट 100% डेथ निश्चित है। और दूसरा बहुत बड़े दुख की बात यह है कि इसका कोई कतई इलाज नहीं है पूरी दुनिया में। तो इसका कोई नो ट्रीटमेंट। इसका जो है कतई कोई इलाज नहीं। तो इसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ बचाव कर सकते हैं। तो बचाव के विषय में आज हम जानेंगे। यहाँ तो सबसे पहले ये जान लें कि आखिर ये किस फैमिली से आया। होता नहीं कि क्या नाम लो, ये कहाँ से है, इसका नाम क्या है, इसके पिता का नाम क्या है, इसका क्या है। तो ऐसे भी इसका भी तो कोई पिता होगा, कोई तो मदर फादर कुछ तो होंगे। ऐसा तो नहीं कि अचानक से आसमान से टपका खजूर में अटका, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इनको भी कहीं ना कहीं तो आए होंगे ना। तो ये जो आए हैं रेबीज जो वायरस आए हैं भाई साहब, ये एक्चुअली आए हैं क्या नाम रेप्टो वेरिडी से। कहाँ से आए हैं? रेप्टो और इसके भी दो जेनरा है। इसके जो है दो जेनरा है। एक आपके हो गए भाई साहब लाइसा, ये आप शायद जानते हो। दूसरे हैं वेसाइको कुलैरिस। वेसाइको लाइसा वायरस के भी आपके दो इसके 7 सेरोटाइप है। 7 सेरोटाइप और 7 सेरोटाइप में जो आपका सेरोटाइप 1 है, ठीक है। मतलब कहाँ से आया ये रेबीज भाई साहब, कहाँ से रहते हैं? इनके जो पूर्वज हैं उनका नाम है रिएप्टो वेरिडी। और रिएप्टो वेरिडी के भी दो जो है जन्म है, उनके भी दो बच्चे हैं, ठीक। इनके भी दो बच्चे हैं, जिसमें जो लाइजा वायरस है, लाइजा वायरस के जो 7 सेरोटाइप है, कितने हैं? 7 सेरोटाइप। 7 सेरोटाइप के जो सेरोटाइप 1 है, एक्चुअली ये है रेबीज। इतने मतलब ढूंढने के बाद ये भाई साहब मिले कहाँ से? जो सेरोटाइप 1 है ये मिले रेबीज। और ये ऐसे हैं भाई साहब कि अगर इनका इलाज ना किया गया तो ये खत्म। तो इसका हमको क्या करना है? बचाव करना। क्या करना है? बचाव। तो बचाव में आखिर क्या क्या आता है? तो हम ये क्या जानेंगे? बचाव के बारे में, ठीक। तो आज बचाव में भी क्या हम लोग बहुत कुछ आ जाता है। तो हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। आमतौर पे जो रेबीज है, रेबीज मेनली सबसे पहले जो एग्जाम्पल ये कर ले कि मेनली आखिर किन किन के काटने पे रेबीज होता है। रेबीज आपका जो 96% कर ले वो कहते हैं डॉग बाइट के। 96% रेबीज होता ही होता है। और फिर बाकी आपके क्या नाम लोग वुल्फ हो गए, कैट हो गए, बफेलो हो गई। मतलब आम तौर पे ये हम इन शॉर्ट गए ये 4% वो लोग हैं। लेकिन बाकी जो आज तक की, लेकिन रैट और बर्ड कोई भी नोटिंग नहीं, इनसे कोई रेबीज आज तक नहीं हुआ। कुछ ऐसा अभी तक नोटिंग नहीं हुआ, इसलिए अब तक नहीं कह सकते कि हाँ इनसे भी रेबीज हो सकता है, ठीक। तो इसको हमको यहीं छोड़ देते हैं। फिर सबसे बड़ी चीज है कि आखिर हर साल जो है 70,000 आपके कितने 70,000 नहीं, हर साल हर ईयर आपके 21,000 कैंडिडेट डेथ होती केवल रेबीज से। इतनी खतरनाक बीमारी। और 100% CFR, मतलब अगर कुत्ते ने काटा,
कुत्ते ने काट लिया और साइन एंड सिम्टम्स आ गए, सीवियर ब्रेन का अकुमुलेशन हो गया, निगरीज बॉडीज बन गई, तो कंफर्म है डेथ होनी ही होनी है। तो इसे मोस्ट हॉरेबल डिसीज भी बोलते हैं, मोस्ट हॉरेबल डिसीज। हॉरेबल बोले तो डरावनी, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी बीमारी होगी, डरावनी बीमारी। डरावनी बोले तो हाँ, इसका अगर हमें क्या करना, बचाव करना, तो अब हम इसके बचाव के बारे में जानेंगे। तो बचाव के बारे में सबसे पहले तो ये जान लें कि आखिर ये किन किन कंडीशन में आखिर वैक्सीन लगाया जाता है। तो ये कैटेगरी वाइज डिवाइड है। आपकी पहली कैटेगरी, आपकी सेकंड कैटेगरी, आपकी थर्ड कैटेगरी। तो पहली कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो आखिर घर पे लोग पालते हैं। कुछ कुछ लोगों का शौक होता है कि मेरे यहाँ कुत्ते हैं, मेरे यहाँ बिल्ली है, मेरे यहाँ चूहे हैं, मेरे यहाँ क्या नाम, पैरट है, मेरे यहाँ, मतलब तमाम जानवरों को जिनको पालने का शौक हो। अरे तो उनके थ्रू भी कहीं अभी तक फिलहाल रिकॉर्डेड नहीं है, लेकिन तब भी उनको हम लोग, जैसे उनकी आदत होती है उनको किस करने की, मतलब जबान से चाटने की, जिसे कहते हैं टंग licking, ठीक, टंग। तो इसमें कोई ऐसी जरूरत नहीं है आपको, तो इसमें नो रिक्वायर्ड, ठीक। सेकंड कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो कि क्या नाम, कुछ नहीं, इतना ज्यादा खेलने लगते हैं, उसको अपना बच्चा मान लेते हैं कि उन्हें नहीं पता कि उसके भीतर क्या है, लेकिन खेलेंगे जरूर। क्यों? क्योंकि इतना लगाव हो जाता है घर वालों को पेट से कि अब जब खेलेंगे तो कुछ ना कुछ तो नेल से स्क्रैच, कुछ ना कुछ तो होगा। तो इसमें मेनली माइनर सा स्क्रैच कर देता है। जो माइनर स्क्रैच होता है, इसमें ARV के 5 डोजेस लेनी ही लेनी है, इंपॉर्टेंट है। कि हो सकता है माइनर सा एब्रेजन कर दिया, स्क्रैच कर दिया, तो हो सकता है कि ARV देने की जरूरत पड़ जाए, हो सकता है रेबीज ट्रांसमिट हो गया। थर्ड कैटेगरी में वो होते हैं जो कि क्या नाम, मान के चलिए कि कुत्ते एकदम गली के कोने एकदम चबूतरे पे बैठे हुए हैं, आप पे एकदम रखा है बैठे हुए हैं कि क्या नाम, तुम बेटा गुजरो, अब तुमको हम नोच नोच के खा जाए। तो वो मतलब मान के चलिए कि ऐसे वुंड होते हैं जो कि ओपन हो जाते हैं। थर्ड कैटेगरी आपको डेंजरस कह लो, डेंजरस, जिसमें आपका टिश्यू जो है प्रोट्रूड होकर के बाहर आता है और कंटिन्यू ब्लीड उसमें हो रही है, ठीक। तो इसमें आपको ARV प्लस इम्यूनो ग्लोबुलिन्स की आवश्यकता पड़ेगी। इम्यूनोग्लोबुलिन्स जानते होंगे आप? तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होता है जानते हैं आप लोग? इम्यूनोग्लोबुलिन्स को आप शॉर्ट में याद रखिए, कांटे, जो कि आपके एक तरीके से कह लीजिए रेडीमेड वैक्सीन, ठीक, जो कि बॉडी में एंटर की जाती है, एंट्री कराई जाती है, ठीक। तो सबसे, तो आपका हो गया फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी में क्या आ गया, ठीक। सेकंड कैटेगरी में क्या आ गया, माइनर से स्क्रैच, मतलब खेल रहे थे लेकिन उसकी खरोंच लग गई या फिर उसने गलती से वो उसने मार दिया, लेकिन उसमें ARV हमें 5 डोजेस देनी थी। जो कि थर्ड कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी में ये होगा कि आपको कुत्ते ने नोच नोच के खा लिया। नोच नोच के मतलब कि ऐसा खाया है कि उसमें ब्लीड कंटिन्यू प्रेजेंट है, ब्लीडिंग हो रही, मतलब इतना खतरनाक काट लिया। तो इसमें आपको ARV की आपकी 5 डोजेस हो जाएंगी, प्लस हो जाएगी इम्यूनोग्लोबुलिन, इस तरीके से आप उसको। फिर इसका क्या होता है, डोजेस क्या होता है, इसकी क्वांटिटी क्या होती है। ये लाइव होता है या किल्ड होता है,
इस साइड पे जाता है। ये सब डोजेस में आप इसको दे सकते हैं 10 यूनिट। क्वांटिटी आपकी सॉरी गलती हो गई। डोजेस आप जो लगाएंगे उसको 0 लगा देंगे, तीसरा लगा देंगे, 7वें दिन लगा देंगे, 14वें दिन लगा देंगे, 28वें दिन लगा देंगे, फिर आप इसको 90 दिन बूस्टर लगवा देंगे। ठीक है। इसके बाद फिर इसकी जो क्वांटिटी रहेगी वो 10 यूनिट रहेगी। कितनी रहेगी? 10 यूनिट। ये ध्यान से रखिएगा, 10 यूनिट, 10 यूनिट। ठीक। अब कहीं कहीं 8 यूनिट लगाई जाती है, कहीं 7 लगाई जाए, कहीं 5 यूनिट, लेकिन जो एक्चुअल है, जो लगनी चाहिए, मिनिमम नहीं तो मैक्सिमम नहीं, तो 10 यूनिट ही लगनी चाहिए। फिर ये जो वैक्सीन होती है वो आपकी किल्ड होती है, किल्ड फॉर्म में बॉडी में इंजेक्ट करके आपकी बॉडी में एक्टिव कर होती है। उसके बाद फिर साइड जो होती है वो अपर लिम्ब के डेल्टॉइड मसल में लगाई जाती है। बोथ बोले तो आप लगा दीजिए, 5 यूनिट लगा दीजिए, 5 इधर लगा दीजिए। और ये जो लगाई जाती है ये आपको IM भी लग सकती है और ID भी लग सकती है। इस चीज का खास ख्याल है। तो आप लोग जान गए कि सबसे पहले रेबीज के जो काटने पर उसका लगने वाले जो तरीके हैं, उसके आपका पहला है तो फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, और फिर डोजेज जान गए आप, क्वांटिटी जान गए, लाइव और किल्ड जान गए, और साइड जान गए। इतना जान गए आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है ये भी बहुत ही मायने रखता है। इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो आपका 20 से 90 दिन का माना जाता है। मतलब कुत्ते ने काटा तो ऐसा नहीं कि आप उसके पीछे पड़ जाओगे, नहीं इसने मुझे काटा तो मैं इसे जान से मार दूंगा, ऐसा कभी नहीं करना। कुत्ता जब भी काटे उसको क्या नाम लो, अच्छे से बढ़िया से नहलाना है, खिलाना है, पिलाना है, घुमाना है, टहलाना, उसको वॉच करते रहना उसकी हरकतों पे कि कहीं उसकी हरकतें तो नहीं अचानक से चेंज हो, कहीं वो उल्टी तो नहीं कर रहा है, कहीं उसकी चलने के स्टाइल तो नहीं बदल गए, कहीं उसका क्या नाम जो भौंकने के स्टाइल, पार्किंग करता है वो तो नहीं उसकी आवाज़ चेंज हो। अगर ये एबनॉर्मल चेंजेस होते हैं तो ये जान लीजिए, अगर आपने उसने अगर आपको काटा तो ये जान लीजिए आप लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। उसका मतलब उसमें रेबीज वायरस मौजूद था और आपको भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए जितने जल्दी हो सके आप आगे के प्रिवेंशन लें। ठीक। तो जो ये जो होते हैं वो 2 फेज में डिवाइड होते हैं। आपके एक होते हैं प्रोडर्मल स्टेज। प्रोडर्मल स्टेज कह दीजिए या फिर इसको कह दीजिए आप अर्ली सिम्टम। अर्ली सिम्टम में आपका बाइट वाली जो साइड है, बाइट वाली जहां डॉग ने बाइट किया है उस साइड पेन सीवियर रहेगा। आपको नोजिया भी हो सकता है, फीवर भी हो सकता है। ठीक। और फिर लास्ट आ जाता है आपका हेडेक। ठीक। तो आपके प्रोडर्मल में क्या रहेगा? साइड पेन रहेगा, साइड पेन होगा, जहां कुत्ते ने काटा है वहां पे आप एक रेडिश भी हो सकता है। ये आपकी अर्ली स्टेज है। ठीक। इन खास चीजों का खास ख्याल। फिर आपका जो आता है सेकंड आ जाता है वो आता है एक्यूट न्यूरोलॉजिक।
ये जो आपका रहेगा प्रोटर्मल स्टेज, ये आपका 20 दिन के भीतर आएगा। 20 दिन के भीतर आने वाली जो समस्याएं हैं वो ये है। और एक्यूट न्यूरोलॉजिक जो स्टेज है ये लास्ट 30 दिन से 90 दिन के बीच में आना ही आना है। ठीक, इसमें क्या हो सकता है, आपके मसल्स स्पाज्म बहुत ज़्यादा हो सकता है बढ़ जाए। तो मसल्स स्पाज्म बढ़ने से क्या होता है कि सबसे पहले होता है सीवियर लैरिंगो स्पाज्म। दूसरा, पानी से इसको बहुत ज़्यादा डर लगेगा। तीसरा, हवा से भी इसको डर लगेगा। चौथा, मसल्स स्पाज्म। मतलब उस व्यक्ति को इतनी ज्यादा प्यास लगेगी, लेकिन जैसे पानी पिएगा तुरंत जो लेरिंग्स है, लेरिंग्स वाली जगह पे एकदम मसल्स स्पाज्म होगा, तुरंत वो बाहर को फेंक देगा। तो ये सबसे ज्यादा सीवियर मोस्ट डेंजरस कंडीशन आ जाती है। और फिर इसकी जो मैकेनिज्म कह लें या फिर पैथोजेनेसिस कह लें, वो एक बार समझ लेते हैं। जो पैथोजेनेसिस है वो होगी कि कुत्ते ने काटा, कुत्ते ने क्या नाम, जहाँ काटा वहाँ ओपन वुंड क्रिएट करके, मतलब इतना ज़्यादा काट लिया कि बहुत ज़्यादा ब्लीड हो रहा है। अगर ब्लीड हो रहा है तो वहाँ पे जो मसल्स में सबसे पहले जाए, तो मसल्स में क्या होगा, वो रिप्लिकेट बहुत जल्दी होगा। मसल से रिप्लिकेट हो करके, ये क्या नाम लोग, वायरस जो है इतना खतरनाक है कि मसल्स में रिप्लिकेट होकर के ACH रिसेप्टर से बाइंड हो जाए, और ACH रिसेप्टर से जब बाइंड हो जाए तो ये स्पाइनल, और स्पाइनल के थ्रू ये कहाँ जाएगा, ब्रेन। कहाँ जाएगा, ब्रेन। और जब ये ब्रेन में चला जाएगा तो जितने भी आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू जितने भी नर्व्स हैं, उतने आपके सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। जैसे ये सब सिम्टम्स, ये सब क्या है, सिम्टम्स। ठीक है, तो पैथोजेनेसिस मान के चलिए कि डॉग बाइट हुआ। डॉग बाइट होने के बाद आपको ओपन वुंड उसने क्रिएट कर दिया। ओपन वुंड बोले तो वाया सलाइवा। सलाइवा में क्या था, रेबीज। ठीक, ओपन वुंड आपका तैयार कि ओपन वुंड के पास सलाइवा को जाने के बाद फिर ये ACH रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा। बाइंड हो ACH रिसेप्टर बोले तो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। ये क्या नाम, ACH रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद ये कहाँ जाएगा, आपके स्पाइनल कॉर्ड। ये वाया ACH रिसेप्टर से बाइंड होने में वाया वेसल्स के थ्रू जाएगा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में जाने के बाद ये क्या नाम लोग एक्सॉन ट्रांसपोर्टेशन करेगा। एक्सोनल ट्रांसपोर्ट, ये क्या करेगा, रेट्रोग्रेड, ऐसे आप लिख लीजिए, रेट्रोग्रेड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक्सोनल ट्रांसपोर्ट ये करेगा, रेट्रोग्रेड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट। एक्सोनल ट्रांसपोर्ट के बाद ये जाएगा आपके ब्रेन में, और ब्रेन में जब जाएगा तो ये आपके, ये कर लीजिए ब्रैकेट में, इसको रख लीजिए CNS। तो CNS को ये मेनली इफेक्ट करेगा। आपके मान के चलिए सलाइवरी को कर दिया, इसने स्किन को कर दिया, कॉर्निया को कर दिया, और ये क्या नाम ब्रेन में करेगा, सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल एक्यूमुलेशन। ठीक है, ये वर्ड आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए, क्योंकि सेंट्री एक पिटल होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल अलग है, सेंट्रीफ्यूगल अलग है। सेंट्रीपिटल अलग है। सेंट्रीपिटल आप लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, तो वो आप जानते हैं वेरिसेला जोस्टर बोले तो चिकन पॉक्स, क्योंकि सेंट्रीपिटल यहाँ पे शुरू हो जाते हैं पेक्यूल मैक्यूल
इस टाइप में जो रैशेस आ जाते हैं तो उसे सेंट्रीफ्यूगल। और यहाँ जो सेंट्रीफ्यूगल एक्युमुलेशन है वो क्या नाम ब्रेन में हो रहा है आपके, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके सलाइवरी ग्लैंड, स्किन और कॉर्निया में साइनस सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। जब साइनस सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं तो ये सब होने लगता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही लाभदायक रहा होगा, ठीक। और आगे आने वाले हम और भी अच्छे वीडियो देखेंगे और भी अच्छे टॉपिक देखेंगे। तो इसके लिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार।